कंट्रोल सिस्टम में टॉपिक है टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस। उसके फर्स्ट लेक्चर में देखेंगे हम। टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस में होता है, टाइम का मतलब हुआ समय, रिस्पॉन्स का मतलब हुआ उसका आउटपुट, एनालिसिस का मतलब हुआ उसका विश्लेषण। तो कंट्रोल सिस्टम में होता क्या है, जब किसी फंक्शन में आउटपुट का हो, इनपुट का हो या ट्रांसफर फंक्शन हो, टाइम डोमेन में हो, टाइम का फंक्शन हो, तो उसमें जो परफॉर्मेंस का एनालिसिस करते हैं उसको क्या बोलते हैं, टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस। इंट्रोडक्शन में इसका क्या लिखा हुआ है, टाइम रिस्पॉन्स ऑफ ए सिस्टम इज डिफाइंड एज द आउटपुट ऑफ ए सिस्टम व्हेन इट इज सब्जेक्टेड टू एन इनपुट विच इज ए फंक्शन ऑफ टाइम। तो वैसा इनपुट देंगे जो कि टाइम का फंक्शन हो, उसके बाद जो आउटपुट आएगा, तो इनपुट आउटपुट का जो रिलेशन है या ये सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन है, उसको बोलते हैं टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस। तो होता क्या है, बेसिकली इन ए कंट्रोल सिस्टम वी आर ड्राइविंग द मैथमेटिकल इक्वेशन ऑफ द सिस्टम एंड देयर परफॉर्मेंस हैज़ टू बी डन इन द टाइम डोमेन। तो उसका परफॉर्मेंस जो है टाइम डोमेन में एनालिसिस करते हैं। परफॉर्मेंस में क्या क्या आता है, जैसे एक्यूरेसी आ गया, स्टेबिलिटी आ गया, ऑसिलेशन आ गया, फॉर वेरियस इनपुट सिग्नल, अलग अलग इनपुट सिग्नल के लिए उसका सब कुछ देखेंगे। उसकी एक्यूरेसी क्या है, उसका स्टेबिलिटी क्या है, उसमें बहुत सारे टर्म्स है जो आगे देखेंगे हम। अब मान लेते हैं कोई कंट्रोल सिस्टम है, इसमें इनपुट दिया हुआ है, आउटपुट है और ये ट्रांसफर फंक्शन है यूनिटी फीडबैक के साथ, राइट। तो इसमें जितने भी फंक्शन हैं, वो इनपुट हो, आउटपुट हो या सिस्टम्स हो, सबका फंक्शन किस में होगा, टाइम डोमेन में होगा। ऑल आर इन टाइम डोमेन। तो टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स और दूसरा होता है स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स। ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स वो होता है जब समय जैसे जैसे बढ़ते जाएगा तो आउटपुट हमारा चेंज होते रहेगा। तो जब तक आउटपुट चेंज होता रहेगा उसको टाइम ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स बोलेंगे, और आउटपुट ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाए या चेंज नहीं करे तब उसको बोलेंगे स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स, राइट। अगर हाँ ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स ही रह जाए, मतलब जब तक समय बढ़ रहा है तब तक मतलब उसका आउटपुट चेंज होते जा रहा है, कभी भी स्टेडी स्टेट नहीं पहुंच रहा है, तो वो सिस्टम, इसका मतलब है कि स्टेबल नहीं है, राइट। हमने एक ग्राफ प्लॉट किया है किसी सिस्टम्स के आउटपुट का, मतलब आउटपुट का कोई इक्वेशन होगा उसका एक ग्राफ आया। तो हम इसमें देख रहे हैं कि जैसे जैसे आउटपुट जो है जीरो से चालू हो गया, ऑसिलेशन करते करते फाइनली सेटल हो गया, ठीक है। तो जब तक वो ऑसिलेशन कर रहा है उस पीरियड को बोलते हैं ट्रांजिएंट, मतलब ये वाला इतना पीरियड क्या हो गया, ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स। उसके बाद वाला रिस्पॉन्स क्या हो गया, स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स, राइट। तो इसको अगर सिंपल भाषा में समझें तो मानते हैं कि हम कोई भी वेव है, एक बर्तन ले लेते हैं, उसमें पानी डालते हैं, तो पानी डालते समय क्या होता है, कुछ टाइम के लिए पानी का जो वेव होता है वो हिलते रहता है, और फाइनली जब पानी देना बंद कर देते हैं तो वो किसी टाइम, एक फिक्स टाइम के बाद वो सेट हो जाता है, उसमें कोई ऑसिलेशन नहीं हुआ। इसका मतलब है कि वो फाइनल स्टेट में पहुंच चुका है या स्टेडी स्टेट में पहुंच चुका है, ठीक है। तो टोटल टाइम रिस्पॉन्स जो हुआ किसी भी सिस्टम का, वो दोनों का सम होता है, स्टेडी स्टेट का सम होता है प्लस ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स का सम होता है। CTR को बोलते हैं ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स, CSS को बोलते हैं स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स, ऐसा डिनोटेड करते हैं, ओके। तो फाइनल रिस्पॉन्स पूछेगा तो दोनों को सम कर देंगे। जब कोई स्टेबल सिस्टम होगी तो स्टेडी स्टेट पहुंचने का मतलब है कि ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स उसका खत्म हो गया, जीरो हो गया, मतलब कोई ऑसिलेशन नहीं हो रहा। तो एज टी टेंस टू इन्फिनिटी, ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स टेंस टू जीरो, राइट। तो स्टेडी स्टेट में क्या होगा, ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स जीरो होगा। टी टेंस टू इन्फिनिटी का मतलब हुआ स्टेडी स्टेट, मतलब इनफाइनाइट टाइम के बाद ऑफ सेट हो गया। लेकिन वो आइडियली होता है, आइडियली टी इक्वल टू इन्फिनिटी होता है, बट वेन एवर प्रैक्टिकली क्या होता है, प्रैक्टिकली होता है 5 टाइम कॉन्स्टेंट, मतलब लगभग 5 टाइम कॉन्स्टेंट के बाद क्या होगा, वो सेट हो जाएगा और हमारा क्या होगा, स्टेडी स्टेट को रीच कर जाएगा। तो टाइम कॉन्स्टेंट निकालेंगे कैसे, जो उसका ऑसिलेशन होता है आउटपुट का, तो उससे फ्रीक्वेंसी निकाल के 1/t करके निकाल लेंगे। वो हमें निकालना नहीं है, वो इक्वेशन से पता चल जाएगा। तो ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स इज जीरो ड्यूरिंग स्टेडी स्टेट, स्टेडी से पहुंचने का ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स क्या होगा, जीरो होगा। लेकिन ये कब होगा, जब वो स्टेबल सिस्टम हो। अनस्टेबल सिस्टम होगा तो जैसे जैसे टाइम बढ़ते जाएगा रिस्पॉन्स बढ़ते जाएगा, धीरे धीरे बढ़ते 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 ऐसे बढ़ते चला जाएगा। अब एक इक्वेशन दिया हुआ है, CT का जो 3 + 5 e⁻t, तो t टेंस टू इन्फिनिटी करेंगे तो ये वाला टर्म क्या होगा, जीरो हो जाएगा। जैसे टाइम इन्फिनिटी को चेंज करेगा तो ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा और ये वाला टर्म तो 3 ही रहेगा। तो टोटल जो होगा इसकी वैल्यू t टेंस टू इन्फिनिटी इक्वल टू 3 हुआ।
तो मतलब क्या है, जो टाइम पे डिपेंड कर रहा है वो वाला टर्म को बोलेंगे ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स वाला टर्म। तो ये जो टर्म है हमारा, ये जो टर्म है वो क्या हो गया, ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स वाला टर्म हो गया, राइट। और दूसरा वाला जो टर्म है ये स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स वाला टर्म हो गया, ठीक है। तो फाइनल टी टेन इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 3। स्टैंडर्ड टेस्ट सिग्नल, अब जो होता है परफॉर्मेंस को एनालिसिस करने के लिए स्टैंडर्ड टेस्ट सिग्नल लिया जाता है। तो स्टैंडर्ड टेस्ट सिग्नल बहुत सारे होते हैं, इम्पल्स होता है, रैंप होता है, स्टेप होता है, पैराबोलिक होता है। एक एक करके देखेंगे और एक एक इनपुट देने, पहले टेस्ट सिग्नल देख लेने के बाद एक कंट्रोल सिस्टम मान के हम देखेंगे कि कैसा एनालिसिस करता है। तो टेस्ट सिग्नल में क्या है, यूज टू नो द परफॉर्मेंस ऑफ कंट्रोल सिस्टम यूजिंग टाइम रिस्पॉन्स ऑफ द आउटपुट, राइट। पहला है हमारा इम्पल्स रिस्पॉन्स। इम्पल्स सिग्नल। इम्पल्स सिग्नल को हम क्या बोलते हैं, डेल्टा टी से लिखते हैं, डेल्टा टी से लिखते हैं। और डिफाइन क्या होता है, टी इक्वल टू 0 पे डिफाइन होता है, और टी इक्वल टू 0 पे इसका वैल्यू क्या होता है, 1। और ठीक है, टी 0 से अगर कम हो, टी 0 से अगर कम हो या टी 0 से ज़्यादा हो तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, उस केस में 0 हो जाएगी। मतलब टी इक्वल टू 0 पे ही डिफाइन है और उसकी वैल्यू 1 होती है। अगर किसी मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई है, इन केस 5 डेल्टा टी है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 5, राइट। और इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म कितना होता है, 1। डेल्टा टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म 1। इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालने के लिए हमको लैप्लास का जो फॉर्मूला है उसमें लगा के जब इंटीग्रेट करेंगे तो आराम से 1 आ जाएगा। स्टेप सिग्नल, नेक्स्ट सिग्नल है हमारा स्टेप सिग्नल दूसरा। स्टेप सिग्नल को हम यूटी से लिखते हैं, यू ऑफ टी, और डिफाइन होता है, उसकी वैल्यू होती है 1। यूटी का वैल्यू होता है 1 और ये डिफाइन होता है टी ग्रेटर देन 0 के लिए। टी लेस देन 0 के लिए इसका वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। मतलब लेस देन 0 के लिए डिफाइन नहीं है, उसकी वैल्यू 0 होगा। तो ये ग्राफ में देख रहे हैं कि लेस देन 0 के लिए कुछ है ही नहीं, यहाँ पे लेस देन 0 के लिए कुछ नहीं है, और टी ग्रेटर देन 0 के लिए क्या है, इसकी वैल्यू 1 है, फिक्स है। और 1 का लैप्लास ट्रांसफॉर्म कितना होता है, 1/s। नेक्स्ट है रैंप सिग्नल। रैंप सिग्नल को हम आर टी से लिखते हैं, ठीक है। वो डिफाइन क्या होता है, आर टी इक्वल टू टी, आर टी इक्वल टू टी, लेकिन ये भी किसके होता है, ग्रेटर देन 0 के लिए ही डिफाइन है, लेस देन 0 के लिए इसकी वैल्यू क्या है, 0 है, ठीक है। अब इस आर्टिकल टू टी का मतलब होगा वाई टू एक्स, वाई टू एक्स का ग्राफ क्या आ जाएगा, बीचों बीच जाएगा, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच बीचों बीच चला गया, राइट। अब होता है इस फंक्शन को हम ऐसे भी लिखता है, आर्टिकल टू टी इंटू यू ऑफ टी। मतलब टी ऑफ इंटू यू ऑफ टी का मतलब ये हुआ कि ये वाला जो टर्म है टी ग्रेटर देन 0 लेस देन 0, ये लिखने की ज़रूरत ही नहीं। यू ऑफ टी खुद ये बात कह रहा है कि भाई हम टी ग्रेटर देन 0 के लिए ही डिफाइन है और मेरी वैल्यू 1 है, तो टी में अगर 1 से मल्टीप्लाई कर दे इसमें तो कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं। और यू टी लिखने का मतलब है कि वो कह रहा है कि टी ग्रेटर देन 0 के लिए तुम्हारा फंक्शन डिफाइन है और 1 से मल्टीप्लाई कर लो। तो मैग्नीट्यूड 1 है तो आर टी इक्वल टू टी हो गया। तो जहाँ कभी भी यू टी से मल्टीप्लाई हो, इसका मतलब हुआ एक्चुअल में वो क्या कह रहा है कि टी ग्रेटर देन 0 के लिए आपका फंक्शन है ना। और यू टी का वैल्यू तो 1 होता है तो वो उस फंक्शन पे कोई असर नहीं करेगा अगर यू टी से मल्टीप्लाई है, तो उसी बाउंड्री बता रहा है कि टी ग्रेटर देन 0। लैप्लास ट्रांसफर कितना होता है टी का, 1/s², ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं पैराबोलिक सिग्नल। पैराबोलिक सिग्नल को हमने मान लिया है t²/2। पैराबोलिक का मतलब हो गया कि उसमें स्क्वायर वाला टर्म t²/2, वो भी ग्रेटर देन 0 के लिए डिफाइन है, तो ग्रेटर देन 0 के लिए डिफाइन है तो t²/2 को यूटी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। यूटी से मल्टीप्लाई करके हम ऐसा लिख सकते हैं, t²/2 का लैप्लास होगा 1/s³, ठीक है। पैराबोला का सिंबल क्या होता है, ग्राफ ऐसे, ग्रेटर देन 0 के लिए, लेस देन 0 के लिए तो कुछ है ही नहीं तो इधर काट देंगे। टाइम रिस्पॉन्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम। अब क्या होगा, जितने भी टेस्ट हमने पढ़ा है वो फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम में उसको एक एक करके अप्लाई करेंगे। फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम एक मान लेते हैं, आर एस उसका इनपुट है, सी एस आउटपुट है, और 1/s टी इसका क्या है, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है। और एक यूनिटी फीडबैक सिस्टम है। यूनिटी फीडबैक सिस्टम का मतलब एच एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। टू अंडरस्टैंड द टाइम रिस्पॉन्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम लेट्स कंसिडर वो ब्लॉक डायग्राम और क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम, ठीक है, मैंने बता दिया। इसका ट्रांसफर फंक्शन निकालने के लिए क्या होता है, ट्रांसफर फंक्शन पता ही है, जी एस ओपन 1+GS/HS। तो जी एस की वैल्यू तो 1 है और जी एस की वैल्यू क्या है, 1/ST। 1/ST पुट कर देंगे तो ये हमारा ट्रांसफर फंक्शन आ जाएगा। अब देखते हैं इसके डिनोमीटर में क्या है, एस का पावर 1 है, डिनोमीटर में एस का पावर हुआ है तो इसको बोलेंगे फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम, और इसके रिस्पॉन्स को बोलेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिस्पॉन्स, ठीक है। यहाँ पे ये लिखा हुआ है। तो सी एस की वैल्यू क्या होगी, 1/ST+1, और आर एस को जो है इधर इधर ला देंगे, आर एस को इधर मल्टीप्लाई करेंगे। हमें मेनली रिस्पॉन्स पढ़ना है ना, तो 1/जो आर एस है, आर एस को इधर भेज देंगे,
ठीक है। सी एस आर एस क्या है? लैप्लास ट्रांसफॉर्म है उसका करस्पॉन्डिंग टाइम फंक्शन का। इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम। अब एक एक करके ये जो हमारा सिस्टम आया है, उसमें एक एक करके क्या करेंगे, इनपुट लगाएंगे। जो भी इनपुट हमने पहले पढ़ा है, टेस्ट सिग्नल, पहला इम्पल्स सिग्नल लगाते हैं। तो जैसा सिग्नल हम इनपुट में देंगे उसी नाम से उसका रिस्पॉन्स होगा। नेम ऑफ द रिस्पॉन्स इज गिवन एज पर द नेम ऑफ इनपुट सिग्नल। अगर इनपुट सिग्नल दे रहा है तो इनपुट रिस्पॉन्स होगा। तो इनपुट रिस्पॉन्स हम पढ़े इम्पल्स फंक्शन डेल्टा टी देखते हैं, और उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, आर एस इक्वल टू वन। तो आर एस इक्वल टू वन पुट कर देंगे हम अपने फंक्शन में। आर एस इक्वल टू वन पुट करने पे क्या आएगा हमारा, वन बाई एस टी प्लस वन। और इसको क्या करेंगे, इन्वर्स लैप्लास ले लेंगे। इन्वर्स लैप्लास लेने के वन बाई एस टी प्लस वन है तो उसमें टी कॉमन ले लेंगे। टी कॉमन इसलिए लेंगे कि वन बाई एस टी प्लस वन ऐसा लैप्लास हमने पढ़ा नहीं है। हमने लैप्लास जो भी पढ़ा है वन बाई एस प्लस समथिंग है या वन बाई एस माइनस समथिंग है, तो ये सब का लैप्लास पढ़ा है। तो टी कॉमन, टी तो टाइम कॉन्स्टेंट है कैपिटल टी, उसको कॉमन लेने के बाद हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। आप यहाँ से अपना लैप्लास ट्रांसफॉर्म आराम से निकाल सकते हैं। तो ई टू द पावर माइनस टी बाई टू इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म होगा। इसको ग्राफ में प्लॉट कर देंगे। तो जैसे जैसे टी का टाइम इंक्रीज होगा, टी इक्वल टू जीरो पे इसकी वैल्यू क्या होगी, वन बाई टी। तो वन बाई टी हो गया टी इक्वल टू जीरो पे। और उसके बाद ऐसे टाइम बढ़ेगा, ये डिक्रीज होता जाएगा, एक्सपोनेंशियल डिक्रीज होता जाएगा, और डिक्रीज होते होते इन्फिनिटी पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ठीक है। तो टी टेंस टू इन्फिनिटी होगा, टी टेंस टू इन्फिनिटी होता है ट्रांसफर फंक्शन कितना, उसकी वैल्यू कितनी होगी, सी टी की, जीरो हो जाएगी। द यूनिट रिस्पॉन्स सी टी इज एन एक्सपोनेंशियली डिकेइंग सिग्नल फॉर पॉजिटिव वैल्यू ऑफ टी। पॉजिटिव वैल्यू ऑफ टी के लिए क्या होगा, एक्सपोनेंशियली डीके होगा, और जीरो होगा फॉर नेगेटिव वैल्यू ऑफ टी। तो नेगेटिव में तो कुछ है ही नहीं। स्टेप रिस्पॉन्स, अब आर एस का वैल्यू क्या देंगे हम, स्टेप रिस्पॉन्स देंगे। तो स्टेप रिस्पॉन्स का पता ही है हमको, आर एस की इक्वल टू वन बाई एस होता है। तो जहाँ जहाँ ट्रांसफर फंक्शन हमारा जो हमने डिफाइन किया था शुरू में कंट्रोल सिस्टम मान के, हम आर एस की वैल्यू वन बाई एस पुट कर देंगे। वन बाई एस पुट करने के बाद ये हमारा सी एस की वैल्यू आया, उसको पार्शियल फ्रैक्शन कर देंगे, कैपिटल टी को हटा देंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में तोड़ने के बाद ये हमारा लैप्लास ट्रांसफॉर्म आ गया। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म हमारा क्या आ गया, वन माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई टू। अब देखेंगे कैसा फंक्शन ये है। Here unit state response has both transient and steady state term। मतलब इसमें दो टर्म आया। तो दो टर्म आया तो हमने एक बार पढ़ा था स्टडी स्टेट में कि वो वाला टर्म जो टाइम पे डिपेंड करेगा उसको ट्रांजिएंट टर्म बोलेंगे। तो ये वाला टर्म टाइम पे डिपेंड कर रहा है, इसको ट्रांजिएंट वाला टर्म बोलेंगे। और ये टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा है तो इसको स्टडी स्टेट वाला टर्म बोलेंगे। तो टी टेंस टू जब जैसे इन्फिनिटी होगा, जैसे होगा तो ये वाला वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा टी इक्वल टू इन्फिनिटी में। तो फाइनली इसका वैल्यू क्या बनेगा, वन बचेगा, वन इंटू यू ऑफ टी। यू एफ तो हमें पता है क्या है, बाउंड्री डिफाइन करता है। तो देखते हैं, और जैसे जैसे टाइम का वैल्यू बढ़ेगा तो इसकी वैल्यू क्या होगी, घटेगी। तो इसकी वैल्यू घटेगी और ओवरऑल वैल्यू जो है बढ़ेगी, बढ़ के कहाँ जाएगी, फाइनली वन पे जाकर सेट हो जाएगी। क्योंकि ये जब जीरो हो जाएगा तो फाइनल वैल्यू इसका वन हो जाएगा। तो देखते हैं ग्राफिकली, जीरो से स्टार्ट होता है आउटपुट और वन पे जाके फाइनली सेट हो गया इक्वल टू इन्फिनिटी पे। ओके। रैम्प रिस्पॉन्स, अब इनपुट में रैम्प देंगे। तो रैम्प का हमने ट्रांसफर फंक्शन पढ़ा था वन बाई एस स्क्वायर। वन बाई एस स्क्वायर पुट कर देंगे, वन बाई एस स्क्वायर पुट कर दिया, और उसको पार्शियल फ्रैक्शन करने के बाद हम लैप्लास लेंगे। तो हमारा सी टी की वैल्यू क्या आ गया, ये आ गया इन्वर्स लैप्लास लेने के बाद। अब इसमें भी देखेंगे काफ़ी टर्म है। तो जो टर्म टाइम पे डिपेंड करेगा वो हमारा क्या हो गया, कुछ स्टडी स्टेट टर्म हो गया, कुछ ट्रांजिट टर्म हो गया। तो ये ट्रांजिट टर्म है, क्यों, क्योंकि ये टाइम पे डीके होके ख़त्म हो जाएगा, टी इक्वल टू इन्फिनिटी पे ये ख़त्म होगा, इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। लेकिन ये दोनों की वैल्यू जीरो नहीं होगी, कुछ ना कुछ होते जाएगा स्टडी स्टेट में। तो ये हमारा स्टडी स्टेट वाला टर्म हो गया और ये ट्रांजिएंट टर्म हो गया, राइट। अब देखते हैं ये कैसे ग्राफिकली चेंज होगा। तो हम देख रहे हैं कि टी टेंस टू जैसे इन्फिनिटिव होगा तो फाइनली हमारा क्या बचेगा, टी माइनस टू बचेगा, क्योंकि ये वाला पार्ट तो जीरो हो जाएगा ट्रांजिएंट वाला। लेकिन टी माइनस टू है तो टी जो इनपुट हम टी दिए थे, तो ये इनपुट है, ये हमारा इनपुट है, और ये क्या है, आउटपुट है। तो आउटपुट जो है कैपिटल टी का डिफरेंस में उसी उसी का रेप्लिका बन के जाएगा, ठीक है। तो सी टी फॉलोज द इनपुट रैम्प सिग्नल फॉर ऑल पॉजिटिव वैल्यू ऑफ टी, बट देर इज ए डेरिवेशन ऑफ टी यूनिट फ्रॉम द इनपुट सिग्नल। ओके, सेम ग्राफ को फॉलो करेगा लेकिन टी यूनिट्स का डिफरेंस रहेगा। पाराबोलिक रिस्पॉन्स निकालने के लिए वही करेंगे, पाराबोला सिग्नल देंगे आर एस की जगह पे वन बाई एस क्यू, उसका पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे और सी टी निकालेंगे। सी टी निकालेंगे तो शायद ये ऐसा कुछ आएगा।
तो हमें एग्ज़ाम में नहीं पूछ रहा है कि सीटी कैसे निकालेंगे, ड्राइव करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे। हमें एग्ज़ाम में कोई सिग्नल दिया रहेगा, उसका कंट्रोल सिस्टम ट्रांसफर फंक्शन दिया रहेगा, तो आसानी से उसका पार्शियल फ्रैक्शन हो जाएगा, इन्वर्स लैप्लास हो जाएगा। उसके बाद हम बाकी का एनालिसिस कर लेंगे। ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ नोट करके, फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम इज़ नॉट स्टेबल फॉर रैम्प एंड पाराबोलिक। रैम्प और पाराबोलिक के लिए स्टेबल नहीं होगा, और स्टेप और इम्पल्स के लिए क्या होगा, ये स्टेबल होगा। कैसे देखते हैं। पाराबोला सिग्नल के लिए हमारा ये ट्रांसफर फंक्शन आया, तो ये ट्रांसफर फंक्शन में हम देख रहे हैं जैसे टी इन्फिनिटी पे होगा तो ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा, ये वाला टर्म घटते जाएगा, और टी स्क्वायर तो कांस्टेंट है, लेकिन टी स्क्वायर बाई टू है यहाँ पे, स्मॉल टी स्क्वायर बाई टू। इसका मतलब हुआ कि जैसे जैसे टाइम बढ़ते जाएगा इस सी टी का वैल्यू बढ़ते ही जाएगा, बढ़ते ही जाएगा, और मतलब इसका मतलब है कहीं जाके सेट नहीं होगा, स्टेबल नहीं होगा। सेम चीज़ देखते हैं हम इसमें, इसमें रैम्प में, रैम्प वाले में आउटपुट हमारा क्या आएगा, इसमें स्मॉल टी पे जी डिपेंड कर रहा है, मतलब ये वाला टर्म तो जीरो हो जाएगा, लेकिन बाकी इस ये जो स्मॉल टी ये बढ़ते ही चला जाएगा, मतलब ये भी सेट नहीं हो रहा है, तो अनस्टेबल होगा। लेकिन स्टेप सिग्नल में क्या था, स्टेप सिग्नल में ये हमारा वैल्यू जाके वन पे सेट हो जा रहा है, राइट, मतलब ये सेट हो जा रहा है, मतलब वन के बाद चेंज नहीं होगा, तो ये स्टेबल है। सिमिलरली हमने इम्पल्स में देखा था कि वो एक्सपोनेंशियली डीके हो जा रहा है, एक्सपोनेंशियली डीके होकर जीरो पे सेट हो जा रहा है। तो ये फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम जो है इम्पल्स इनपुट और स्टेप इनपुट के लिए स्टेबल होगा, और रैम्प और पाराबोलिक के लिए अनस्टेबल होगा, राइट। टाइम रिस्पॉन्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम, ओके, हो चुका है। थैंक यू।